नमस्कार, जय हिंद। म्यूजिक एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज बृहदेशी ग्रंथ के बारे में पढ़ना है। एनसीईआरटी क्लास 11th की क्लास है और ये भूमिका पाठ को पढ़ा जा रहा है। तो मतंग मुनि द्वारा बृहदेशी ग्रंथ की रचना की गई थी, जो लगभग 7वीं सदी की रचना है। संगीत के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। मध्यकाल में संगीत के विकास के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। परिवर्तन मानव प्रकृति और सृष्टि का गुण है, इसलिए संगीत के स्वरूप भी निरंतर परिवर्तित होते रहे। सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर में 13वीं शताब्दी मार्ग व देशी दोनों प्रकार के संगीत की अवधारणा स्पष्ट की गई है। इस काल में पूर्व प्रचलित ग्राम और मूर्छना पद्धति पर आधारित जाति गायन के 10 लक्षणों के आधार पर विकसित राग गायन का आविर्भाव हुआ। जाति गायन से धीरे धीरे प्रबंध गेय विधा का उद्भव हुआ। संगीत रत्नाकर में अनेक विद्वानों का उल्लेख किया गया है, जैसे सदाशिव, दुर्गा शक्ति, भरत, कश्यप, मतंग, कोहल, दत्तिल, नान्यदेव, भोज राजा आदि। इन विद्वानों ने 13वीं शताब्दी तक संगीत की परंपरा को आगे बढ़ाया। आप सभी कभी न कभी किसी ऐतिहासिक स्थापत्य कला को देखने या संग्रहालय में गए हों, या सोचो कि इनमें संगीत, गीत, वाद्य और नृत्य कहाँ दिखता है और इनमें किस शताब्दी की यह छवि है। घर में एल्बम से कुछ चित्र निकाल कर याद करो उन लक्षणों को। जैसे कि यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, राजस्थान का लोक संगीत प्रस्तुत करते हुए कलाकार। प्राचीन तमिल संगीत के बारे में अब एक नज़र डालते हैं और इसको लेकर एनसीईआरटी में है। प्राचीन काल से ही भारत में संगीत का विकास निरंतर होता रहा। कई पड़ाव आए। राजनीतिक बदलाव एवं समय के साथ साथ मनुष्यों की रुचि में कई परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए। सभी के बदलाव व परिस्थितियों के बावजूद संगीतज्ञों के प्रयास से संगीत उन्नति की सीढ़ी पर धीरे धीरे अग्रसर होता रहा। दक्षिण भारत में 3री सदी ईसा पूर्व से संगीत की एक और शैली का विकास हुआ, जिसमें तमिल संगीत के नाम से जाना जाता है। तमिल संगीत का उद्भव अगस्त्य मुनि एवं उनके शिष्य तोल्काप्पियम के रचयिता तोल्काप्पियर हैं के काल से माना जाता है। तोल्काप्पियम दक्षिण भारत के संगीत एवं साहित्य के निरूपण करने का एक अनन्यतम ग्रंथ है। द्रविड़ परंपरा में चोल, चेर, पांड्य, पल्लव, सातवाहन आदि प्रसिद्ध समुदाय थे। इनका निवास स्थान विंध्य पर्वत का निचला हिस्सा था। इस समुदाय की भाषा में काफ़ी समानता थी। सभी समुदायों की भिन्न सत्ता थी, लेकिन इनका साहित्य, कला एवं शिक्षा के लिए संगम नाम की बुद्धिजीवी गोष्ठी थी। ऊपर दिए गए सभी समुदाय के विशिष्ट व्यक्ति संगम के सदस्य होते थे। इस काल में संगीत, नृत्य और कलाओं में निम्नलिखित ग्रंथ की रचना हुई: आइनकुरुनूर, अक्कानूरू, पुरनानूरू, कलितोगई, कुरुतोंगई, नट्रिनई, परिपाडल एवं पत्तिट्रपाटू। ये जो ग्रंथ हैं तमिल संगीत के बारे में बताते हैं। अब महाकाव्य अगर देखें, तमिल संगीत को लेकर महाकाव्य हैं, उनका नाम है चिल्पादिकारम, मणिमेखलई, शिवक चिंतामणि। सांगीतिक ग्रंथ है पंचमरबू। अब तमिल संगीत में समझते हैं कि सप्तक में किसको क्या कहते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पण संगीत का मुख्य स्केल सप्तक था और तीरम गौण समूह माना जाता था। संगीत के स्केल सप्तकों के नाम उनके उद्भव स्थल के अनुसार नामकरण किए गए हैं। जैसे मुल्लईपण पर्वत क्षेत्र से, नेइथलपण समुद्री क्षेत्र से, कुरिंजीपण वन क्षेत्र से, मरुदमपण हरे भरे क्षेत्र से, पल्लईपण रेगिस्तान क्षेत्र से। संगीत के स्वर हिंदुस्तानी संगीत के अनुकूल थे, लेकिन उनका नाम भिन्न थे। कुरुल, तुतम, कई, किल्लई, उल्लई, इल्ली, विल्लरी और तारम संगीत को इसई कहा जाता था। यहाँ पे ये समझने वाली बात यह है कि हिंदुस्तानी संगीत में सा रे गा मा पा धा नी सा को कुरुल, तुतुम, कई, किल्लई, उल्लई, इल्ली व लरी और तारम कहा गया है और संगीत को इसई कहा जाता था। इसमें प्रयुक्त होने वाले स्वरों की ऊंचाई या नीचाई को किल्लवी कहा जाता था, श्रुति को अलूक कहा जाता था और ताल को सीर या पणी के नाम से भी जाना जाता था। शैव वंश की संगीतिक रचनाएं तेवारम, तिरुवाचकम, तिरुपग्गुल, तिरुवाई मोजी थी। इसके रचयिता अप्पर तिरुज्ञान संबंदर
सुंदरमूर्ति नयनमार थे। वैष्णव रचनाएं तिरुप्पावई और तिरुमैपावई थी, जो विशिष्ट रागों एवं तालों में गाई जाती थी। यह संगीत 13वीं शताब्दी तक चेर, चोल एवं पांड्य राजाओं के काल तक प्रचलित रहा। और कर्नाटक संगीत के बारे में हम लोग कल देखेंगे, और यहीं तक रखते हैं। कर्नाटक संगीत को कल से पढ़ा जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।